मेरा भांजा 14 साल का था जब मेरी बहन उसे मेरे घर छोड़ गई। वो एक लड़का होकर लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत और गोरा चिट्टा था। मेरी और भांजे की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन फिर भी मैंने ये चेक करने की कोशिश की कि उसके मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं, वो मेरी तरफ माइल भी होता है या नहीं। वो घर में जिस बाथरूम को इस्तेमाल करता था, मैं जानबूझकर अपना कोई ना कोई प्राइवेट कपड़ा उस बाथरूम के फर्श पर रख देती थी, और जब वो बाथरूम में जाता तो मैं चोरी से उसे देखती। मेरा भांजा वो जमीन पर पड़ा हुआ कपड़ा उठा लेता, कभी उसको सूंघता और कभी उसके साथ ऐसी हरकत करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। वो जिस कमरे में सोता था, मैंने उसके कमरे का ताला खराब कर दिया, जिसके पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। खैर, रात के 12 बज रहे थे जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुई। मुझे कमरे में आता देखकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे उसे पता हो कि मैं उसके पास किस मकसद के लिए आई हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मेरे प्राइवेट कपड़ों के साथ क्या करते हो। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। खैर, तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया। अगले ही लम्हे जब मैंने हाथ लगाया तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब वो 14 साल का बच्चा नहीं रहा था। फिर मैंने पूरी रात उसके साथ। दर्द की शिद्दत से मेरा बहुत बुरा हाल था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझसे घर का कोई काम नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था, बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था और बहुत सारे मैले कपड़े भी धोने वाले पड़े थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ा तखीर से कर लूं तो भी मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाने वाला वाहिद काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था और हर हाल में करना था, चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने शोहर के साथ अकेली रहती थी। मेरी शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, मगर मेरी कोई औलाद नहीं थी। मेरे शोहर की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी चुप थे, वरना कब के वो दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि मसला उनके बेटे में है, बल्कि वो तो मेरे अंदर ही नुक्स निकालने की कोशिश करती थी। मेरे शोहर में इतना ज्यादा मसला भी नहीं था, वो ठीक हो सकते थे अगर वो थोड़ी तवज्जो देते। लेकिन मेरे शोहर की एक ही जिद थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हैं। जिंदगी यूं ही गुजरती रही। मेरे शोहर सुबह काम पर जाते तो शाम को देर से वापस आते। मैं सारा दिन घर में अकेली होती। घर का सौदा सल्फ भी खुद लेकर आती थी। मेरे शोहर मुझसे थोड़ा दूर दूर रहते थे। न जाने उनके जहन में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते थे मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। लेकिन इतना तो मैं भी समझती थी कि वो औलाद की वजह से परेशान है। शायद अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार समझते थे। कुछ अर्सा बाद मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। नाक के नीचे अजीब सा दर्द उठने लगा। 2-3 महीने तक तो ये दर्द हल्का रहा, लेकिन अब शिद्दत अख्तियार कर चुका था। मैंने कई दफा अपने शोहर से अपनी तबीयत के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। दर्द की गोली खाकर थोड़ा सा सुकून आ जाता था। मेरा सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे शोहर अगर बीमार हो जाए तो मैं उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता था। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन आ गई। वो बच्चों को लेकर ननिहाल आई हुई थी और वापसी पर मेरे घर चक्कर लगाने आई। मेरी हालत को देखकर वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त था और मुझे शदीद दर्द हो रही थी। जब दरवाजे पर बेल बजी तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा ही खोल लेती, लेकिन शाम के वक्त मेरे शोहर आते थे, इसलिए मुझे ही उठना पड़ा। लेकिन सामने अपनी बहन को देखकर तो मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई। मेरी बहन न जाने कब से बेल बजा रही थी। अंदर दाखिल होते ही वो मुझसे कहने लगी, तुमने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगाया। उनकी तरफ देखकर मैं मुस्कुराने लगी और इस बात का कोई भी जवाब ना दिया। फिर मैंने उन्हें ठंडा मशरूब पिलाया और अपनी सारी कहानी सुना दी। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग ही पीला पड़ गया था। मेरी बहन ने मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं जल्दी में हूँ और मुझे जल्दी घर में पहुंचना है। मुझे घर पर बहुत जरूरी काम है। अगर मुझे काम ना होता मैं तुम्हारे पास जरूर रुकती और फिर तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेकर जाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं अभी रुक नहीं सकती। लेकिन फिर अचानक बाजी के जहन में ख्याल आया, उनके साथ उनका 14 साल बेटा भी था। बाजी ने मुझसे कहा कि मैं बेटे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और तुम्हारे घर के काम भी करेगा। अभी इसको स्कूल से छुट्टियां हैं तो इसकी तालीम का भी कोई मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भिजवा दूंगी। मेरी बहन को मेरी बहुत फिक्र थी, इसलिए वो अपने बेटे को मेरे पास छोड़ गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा था तो वो 10 साल का था और आज वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। उसने काफी कद निकाल लिया था और अपनी उम्र से भी बड़ा लगता था, लेकिन वो मेरे साथ इतना फ्रैंक नहीं था क्योंकि हमारी कभी इतनी मुलाकात नहीं हुई थी। खैर, मेरे भांजे ने मेरे साथ रहना शुरू कर दिया और मेरी बहन के कहने पर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर आबादी से थोड़ा सा दूर था, इसलिए आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती थी। मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई। कुछ देर बाद जब मेरी बारी आई तो मैं उसके साथ डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर ने मेरे भांजे को एक तरफ बैठने का कहा। वो खामोशी से दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया
और मुझे एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ये बीमारी होती है। इस बीमारी की 2 वजूहात हैं और इस बीमारी में औलाद भी नहीं होती। अगर पहले औलाद हो और ये बीमारी लग जाए तो औरतें अक्सर अपनी बच्चादानी निकलवा कर इस तकलीफ से जान छुड़वा लेती हैं। लेकिन अगर औलाद ना हो और औरत को औलाद की ख्वाहिश हो तो इसकी दर्द से छुटकारे के लिए औरत बहुत सारी गोलियां खाती है, जिससे वो अपनी दर्द को कवर करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी वक्त के साथ साथ औरत बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल है, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा दरकार है। ऑपरेशन के जरिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ से आजाद हो जाती है। चूंकि आपकी औलाद नहीं है इसलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, इसलिए आप ऑपरेशन करवा लें। आप 2 लाख रुपए जमा कर लें। ऑपरेशन के बाद आपकी जान छूट जाएगी और अगर खुदा ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 2 लाख का सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना मुश्किल था, ना कि मैं एक 2 लाख का बंदोबस्त करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर चली आई। सारा रास्ता ज़हनी दबाव का शिकार रही। शाम को घर पहुंची तो दर्द से चीख रही थी। मेरे भांजे ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा, क्या आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। भांजे ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया। मैं लेट गई। लेकिन मेरे फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे तो अभी घर का खाना भी बनाना है और बहुत सारे काम करने हैं। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी मैं आराम नहीं कर पा रही थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरा भांजा चाय का मग लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन धोने वाले हैं। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि मेरा भांजा बर्तन धो रहा था। मैं उसकी तरफ देखकर हैरान रह गई। मुझे देखकर वो कहने लगा, मैं अम्मी के साथ भी इस तरह के काम करवा देता हूँ। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे पैसे दे, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। भांजे की बातें मुझे हैरत में मुब्तला कर रही थी। वो छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कोई 20-25 साल का नौजवान लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। मेरा भांजा भी उनमें से एक था। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे खालू को बाहर का खाना पसंद नहीं है। मुझे हर हाल में ही घर में खाना बनाना पड़ता है। तुम मुझे बस बाजार से सौदा सल्फ ला दो। मैंने उसे पैसे दिए और वो सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने सामान चेक किया। सब पूरा था, लेकिन एक अजीब सी चीज थी जो सामान के साथ थी। मैंने हैरत से देखा, वो फटकड़ी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वो ये क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे सवाल नहीं किया। मुझे लगा वो गलती से लेकर आया है, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, रोजाना ही ऐसा होता था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वो साथ में फटकड़ी जरूर लेकर आता था। मैं वो फटकड़ी किचन के कैबिन में रख देती, यहाँ तक कि मेरे पास फटकड़ी का ढेर लग गया। मेरा भांजा खामोश तबीयत का लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे सवाल कर सकूं कि आखिर वो फटकड़ी क्यों लेकर आता है। अगर एक बार होता तो मैं सोचती कि गलती से हुआ है, लेकिन वो ये काम रोजाना कर रहा था। मेरे भांजे के आने से मुझे ही नहीं बल्कि मेरे शोहर को भी आसानी हो चुकी थी। उन्हें भी जब भी कुछ भी मंगवाना होता तो वो भांजे को ही भेज देते थे, वरना पहले जब वो ऑफिस से थके आते थे तो घर में उन्हें कोई काम करना पड़ता तो उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। बेऔलाद जोड़ों का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता हो कि वो किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे शोहर के अंदर तो इस बात की कमी थी ही, लेकिन अब मेरे अंदर भी मसाइल पैदा हो गए थे और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां मेरे भांजे ने हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी थी, वहां दूसरी तरफ एक और मसला पड़ गया था और वो था फटकरी का। मैंने सुना था कि फटकरी को काफी जनाना बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से सवाल नहीं कर पा रही थी कि वो ये क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की कोई बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी। दिल कर रहा था कि मैं उसे मना करूं कि वो ये ना लेकर आया करे, लेकिन मैं उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने भांजे से फटकरी के मुतालिक पूछा तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और अपने भांजे की बातों को सोचने लगी। इसका मतलब है कि वो रात को हम दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं उसकी बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मेरे ऐसे राज से वाकिफ हो जाएगा जिसे मैं छुपाती फिर रही हूँ। उसने मेरे और मेरे शोहर के दरमियान होने वाली बातें सुन ली थी, इसीलिए वो रोजाना मुझे फटकरी ला कर देता था, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं उसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। शर्मिंदगी से मेरी ऐसी हालत थी कि काटू तो बदन में लहू नहीं था। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ अब ये मसला आन खड़ा था। ये ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझसे करते हुए भी शर्म आ रही थी और मुझे उसे पूछते हुए भी। थोड़ी देर बाद मेरे भांजे ने मेरा दरवाजा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि वो सुबह वापस जा रहा है, अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं इस कदर शर्मिंदा थी कि मैं उसे ये ना कह सकी कि रुक जाओ। सुबह होते ही मेरा भांजा चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे बहुत आसानियां थी। मैं किचन में चली गई और उस फटकड़ी के ढेर को कैबिनेट से निकाला। मुझे भांजे की सारी बातें याद आने लगी और एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में पैदा हुआ।
अब मैं सोचने लगी कि मैं इस फटकरी का क्या करूं। क्या मैं इसे कचरे के ढेर में फेंक दूं? लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत किया था? मैंने एक फटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वो घुल गई तो मैंने उसे नहा लिया। मैं काफी दिनों तक फटकरी वाले पानी से नहाती रही और मेरा मसला खत्म हो गया था। मेरा यही मसला था कि मुझमें बहुत ज्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज्यादा महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन मेरा शौहर तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ सुथरा रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन ये एक बीमारी थी। रोजाना फटकरी वाले पानी से नहाने के बाद मेरी ये बीमारी ऐसा ऐसा दम तोड़ती चली गई और मेरी जिंदगी आसान हो गई थी, क्योंकि रोजाना रात को मैं अपने शौहर के ताने सुनती थी, जो मुझे यही कहता था कि मुझसे बहुत बदबू आती है। एक रात मेरा शौहर इसी तरह की बातें मुझसे कर रहा था कि बांजे ने ये बातें सुन ली और उसने बताया कि इसके बाद रोजाना वो फटकरी लेकर आता था ताकि मैं उसे नहाकर इस बीमारी से जान छुड़वाऊं। मेरे बांजे ने बताया कि उसके दोस्त को यही मसला था। रोजाना नहाने के बावजूद भी उसकी बदबू नहीं जाती थी और उसकी जिंदगी अजीरन होकर रह गई थी। वो दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं रहा था। हम सब भी उसे दूर रहते थे, उसकी वजह की बदबू थी। फिर हकीम ने मेरे दोस्त को फटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया था। जैसे ही मेरे दोस्त ने फटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसका ये मसला खत्म हो गया। बांजे की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा थी। मुझे हकीकी मानों में रोना आ रहा था और मैं काफी देर तक रोती रही। लेकिन जब मैंने उसके मशवरे पर अमल किया तो मेरी जिंदगी आसान हो गई थी। मैंने महसूस किया था कि मेरे शौहर की बदबू वाली शिकायत खत्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे वो मेरा मसला समझ गया था और उसने मेरी मदद की, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि मेरी जनाना बीमारी के मुतालिक उसे खबर हो गई है और इसीलिए वो फटकरी लेकर आता है। इसी शर्मिंदगी के बायस मैं उससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन बांजे के चले जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जिंदगी में औलाद का होना कितनी जरूरत है और औलाद के बगैर जिंदगी कितनी अजीरन होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिए और ऑपरेशन करवा के इस दर्द से भी जान छुड़वा ली। फिर मेरी बहन ने मुझसे और बात की। उसने कहा कि उन्होंने हकीम से दवाई ली है जो मुझे अपने शौहर को रोजाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए और आसानी हो गई थी, क्योंकि मेरे शौहर को सोने से पहले गर्मा गर्म दूध का गिलास पीने की आदत थी। मैंने खुद भी दवाएं ली और शौहर को भी इसके इलम में लाए बगैर दूध में दवा मिलाकर देती रही। 3 महीने के मुसलसल इस्तेमाल के बाद मुझे हमल ठहर गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। मसला इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ मेरे शौहर को थोड़ा सा इलाज करवाना था जिसके लिए वो राजी नहीं हो रहा था। लेकिन खुदा ने मेरी झोली भर दी और मुझे बेटा अता किया। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि बांजे के जाने के बाद उन्हें भी एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की कोई जिंदगी नहीं है और औलाद कितनी जरूरी है, और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें औलाद दे दी। इसके बाद हमारे यहाँ 2 बच्चे और हुए। अब हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।